विपुल सुनंदा का छोटा बेटा है जिसे सुनंदा ने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। सुनंदा के बड़े बेटे विराट की शादी प्रतिमा से हो जाती है और प्रतिमा सुनंदा का घर बड़े अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन प्रतिमा को अपनी कुछ सहेलियों से मिलने जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है। फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर तैयार होने में भी वक्त लगेगा। इतने दिनों बाद सब मिल रहे हैं, मुझे तो सबसे अच्छा दिखना है भाई। प्रतिमा दोपहर का खाना बनाकर अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है। उसके जाने के बाद विपुल और विराट घर आते हैं और सुनंदा से कहते हैं, माँ बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन ये चावल दाल खाने का मन नहीं कर रहा। अभी ये खा ले, मेरा राजा बेटा है ना तू। रात को तुझे जो खाना होगा वो प्रतिमा से कहकर बनवा दूंगी। हाँ भाई, तेरे ही मौज है। माँ भी तेरी पसंद का खाना बनाती है और प्रतिमा भी। मेरे नसीब में तो बासी ही है। नजर मत लगाओ भैया। सुनंदा दोनों बेटों को खाना परोसती है। विराट तो कुछ नहीं कहता, चुपचाप खा लेता है, लेकिन विपुल जैसे ही एक निवाला खाता है जोर से कहता है, क्या माँ ये कैसी सब्जी बनाई है? इसमें कुछ है ही नहीं, मुझे नहीं खाना, ना नमक है ना मिर्ची। विपुल थाली घिसका देता है और खाने पर से उठ जाता है, लेकिन उसे रोकते हुए सुनंदा कहती है, अरे बेटा रुक जा, देख मैं तेरे लिए ना एकदम गोल गोल आलू के पराठे बना देती हूँ। तुझे गोल गोल रोटी पसंद है ना? खाने पे से नहीं उठा करते राजा बेटा। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो खाना एक नंबर बनाती होगी। लेकिन माँ पराठे एकदम गोल होने चाहिए। अरे हाँ, मुझे पता है मेरा बच्चा। सुनंदा गोल गोल पराठे बनाकर विपुल को देती है। तब जाके विपुल खाना खाता है। शाम को जब प्रतिमा घर लौटती है तब सुनंदा उससे कहती है, बहू खाना देखकर बनाया करो ना। तुम्हें पता है विपुल को जैसा तैसा खाना पसंद नहीं, आज उसने खाया भी नहीं। अब रात को उसकी पसंद का खाना बनाना। जी मम्मी जी। प्रतिमा का मन छोटा हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर कहती है, इतने नखरे तो पति के भी नहीं झेलने पड़ते जितना के देवर के। देखती हूँ अपनी पत्नी आएंगे तो कितने नखरे करते हैं। दिन बीतने लगते हैं और सुनंदा विपुल के लिए लड़की देखने लगती है। वो मनोज से कहती है, ए जी मेरे विपुल के लिए अच्छा खाना बनाने वाली बहू लाइएगा। हाँ, कोशिश तो यही है, बाकी तो हम कौन सा किसी के अंदर झांक के देख सकते हैं। हाँ? विपुल के लिए हेमा का रिश्ता आता है और हेमा भी सबको पसंद आ जाती है। सुनंदा हेमा से एक ही सवाल पूछती है, बेटा तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? मेरे बेटे को जैसा तैसा खाना पसंद नहीं, वो खाने का बहुत शौकीन है। मेरी बेटी के बने खाने की तारीफ तो दूर दूर तक होती है। खाने वाला उंगलियां चाट चाट कर खाता है। अरे बस, तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। शादी के ढोल बजवाइए जल्द से जल्द। महीने भर बाद दोनों की शादी हो जाती है और हेमा बहू बनकर सुनंदा के घर आ जाती है। घर में खुशी का माहौल होता है। अगले दिन हेमा साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई के लिए तैयार रहती है। सुनंदा उससे कहती है, बहू आज विपुल के पसंद की गट्टे की सब्जी, राजमा, चावल, खीर और बेसन की रोटी बना ले। तेरे हाथों का स्वाद हमें भी तो पता चले। जी मम्मी जी। हेमा रसोई में चली जाती है और कमर कसकर काम में लग जाती है। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब मेरे खाने के दीवाने हो जाएंगी। हेमा एक एक करके सब कुछ बना लेती है। इतनी देर में हेमा को अकेला काम करता देख प्रतिमा भी रसोई में आ जाती है और कहती है, हेमा रोटियां मैं बना लूँगी, तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो, फिर सबका खाना लगा देना। तुम भी बहुत देर से खाना बनाने में लगी हो ना। थैंक यू भाभी, आपकी जैसी जेठानी तो नसीब से मिलती है। प्रतिमा रोटियां बना लेती है और हेमा सबको खाना लगा देती है। खाने की प्लेट देखकर विपुल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है, प्लेट तो बहुत अच्छे से सजा है और रोटियां एकदम गोल गोल जैसी मुझे पसंद है। अब खा के देखता हूँ खाना कैसा बना है। बहू को तो मैं चुन कर लाई हूँ, लाखों नहीं करोड़ों में एक है मेरी बहू। सभी खाना खाते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। खाना खाकर तो मन खुश हो गया भाई आज। बहू सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल जैसा मेरे विपुल को पसंद है। अब तो खुश है ना विपुल, गोल गोल रोटियां देखकर? हाँ माँ, गोल रोटी देखकर ही मेरा आधा लीटर खून ऐसे ही बढ़ जाता है और खाना भी बहुत अच्छा बना है। सब खा पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं
और प्रतिमा हेमा को बताती है कि विपुल को गोल रोटियां ही पसंद है। हेमा मन ही मन सोचती है, ऐसा भला कौन ही करता है, रोटियां गोल ही होनी चाहिए, भले अच्छी से सिकी ना हो। अगले दिन सुनंदा हेमा को नाश्ता बनाने को कहती है। नाश्ते में नेहा रोटी और पनीर की सब्जी बनाकर सबको परोसती है। आड़ी टेढ़ी रोटी देखकर विपुल का माथा गर्म हो जाता है और वो कहता है, क्या ये, ऐसी कोई रोटी होती है क्या? अरे खा के तो देखिए, खाना स्वाद होना चाहिए, शक्ल से क्या लेना देना। ऐसी रोटियां तुम ही खाओ। विपुल खाने पर से उठकर चला जाता है और सुनंदा कहती है, ये क्या है बहू, तुमने तो कहा था तुम्हें खाना बनाना आता है, ऐसे बनती है रोटियां? अब मेरा बेटा भूखा रहेगा क्या? मुझे खाना बनाना आता है मम्मी जी, बस रोटियां गोल नहीं बनती, इसमें मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे नहीं पता। अरे किसी भी तरह से गोल रोटियां बनाना सीख लो, वरना वापस चली जाओ अपने मायके। हेमा रोने लगती है। तभी प्रतिमा कहती है, यही होता है यहाँ, बहू की इज्जत बस गोल रोटी पे निर्भर है। विपुल जी को माँ ने कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। रो मत, कुछ ऐसा करो जिससे इनकी अकल ठिकाने आ जाए। इनकी अकल तो मैं ठिकाने लगा कर रहूंगी, आपको मेरा साथ देना होगा भाभी। अरे हाँ हाँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन सुनंदा की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड से उठ तक नहीं पाती। सारी जिम्मेदारियां प्रतिमा के सिर आ जाती है और वो बेचारी दिन भर खाना बनाती रहती है, क्योंकि हेमा के हाथ की बनी रोटियां विपुल खाता नहीं। हेमा प्रतिमा से कहती है, भाभी आप कोई बहाना करके यहाँ से चली जाओ, फिर देखो क्या होता है। ठीक है। प्रतिमा कह देती है कि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है और उसे जाना ही होगा। प्रतिमा के चले जाने के बाद हेमा ही रोटियां बनाती है। रात को विपुल घर आकर खाने के लिए बैठता है। हेमा टेढ़ी मेढ़ी बनी रोटी और सब्जी विपुल को देती है। क्या ये, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैं ऐसा खाना नहीं खाने वाला, मैं बाजार से खा लूँगा। ठीक है, कितने दिन तक बाहर का खाओगी? मम्मी जी को 1 महीने का बेड रेस्ट है और भाभी तो कम से कम 10 दिन तक तो नहीं आने वाली। तुम उसकी फिक्र मत करो, अपना काम करो। विपुल बाहर जाकर खाना खाता है। इसी तरह विपुल रोज़ 3 टाइम बाहर का खाना खाता है। एक रोज़ विपुल के पेट में बहुत भयंकर दर्द उठता है। दर्द के मारे वो ज़मीन पर लोटने लगता है। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ कोई। हेमा विराट को दुकान से बुलाती है और विराट विपुल को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर कहते हैं, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है सर। क्वालिटी देखी जाती है, डेकोरेशन नहीं। घर का खाना जैसा भी हो वही खाना चाहिए। डॉक्टर की बातें सुनकर विपुल की आंखें खुल जाती है। जी डॉक्टर साहब, मुझे समझ में आ गया है, ये सब मेरी गलती है। गोल रोटियों के चलते मैंने ख़राब खाना खाया। अब मुझे चाहे गोल रोटी मिले या ना मिले, मैं घर का ही खाऊंगा। विपुल को डिस्चार्ज करवाकर घर ले आते हैं। घर आकर विपुल हेमा से कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आड़ी टेढ़ी रोटी ले आना। जी हाँ अभी लाई। और दोनों हंसने लगते हैं। शालू बेटा, मैं ज़रा अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। बाकी सबकी रोटियाँ बनाकर मैंने कैसरोल में रख दी है, लेकिन तुम्हारे पापा ठंडी रोटियाँ तो खाएंगे नहीं, तो तुम ऐसा करना, पापा की 2 रोटी बनाकर उनको खिला देना। मम्मी आपको पता है ना मुझसे रोटियां नहीं बनती, फिर क्यों मुझसे रोटी बनवानी है आपको? अरे बेटा 20 साल की हो गई है, तो 2 रोटी बनाने के लायक भी नहीं है क्या? मम्मी 3 दिन के लिए तो आई हूँ मैं हॉस्टल से, उसमें भी आपको मेरे हाथ की रोटियां खानी है। ये नहीं कि बेटी को थोड़ा लाड प्यार कर ले, उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर खिला दें। नहीं, यहाँ तो हमारी मम्मी इस फिराक में रहती है, 3 दिन में कैसे 300 काम करा ले मुझसे। तो बेटा लाड़ प्यार का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बच्चों को अपंग बना दो, और घर के छोटे मोटे काम करके घिस तो नहीं जाएगी तू। मम्मी आपकी सोचना वही है कि लड़की अगर चांद पर भी पहुंच जाए ना तो भी घर से चाय पराठा बनाकर जाए। अरे मम्मी ये छोटे छोटे काम जिनके लिए आप मुझे ताना देती रहती हो ना, ये सब सस्ती मजदूरी वाले काम है। थोड़े से पैसे देकर ये काम किसी से भी करवाया जा सकता है, इसलिए ऐसा मत दिखाओ कि मुझे रोटी बनानी नहीं आती तो कोई पहाड़ टूट गया हो। हाँ नहीं आती, बस कुछ दिन की तो बात है। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही बढ़िया जॉब लग जाएगी मेरी, और फिर उसके बाद मैं एक नौकर रख लूँगी जो मेरे घर में रोटी सब्जी कपड़ा खाना बर्तन सब काम करेगा। मुझे काम करना ही नहीं पड़ेगा।
बेटा ये पढ़ाई, नौकरी, शादी, इन सब की डिक्शनरी में सास का नाम आता है कहीं? ससुराल का नाम सुना है कि नहीं? ससुराल में अच्छी अच्छी लड़कियों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं। बेटा जो सर्वगुण संपन्न होती है ना, उनके कामों में भी 10 कमी बताती है सास। और तुझे तो एक काम ढंग से नहीं आता। सोच ले तेरा क्या होगा। मम्मी जैसी आप बात करते हो ना, ऐसी बात तो कोई सास भी नहीं करती होगी। अरे मैं आपकी सगी बेटी हूँ या सौतेली? बेटा बदनसीबी से तू मेरी ही सगी बेटी है, लेकिन तेरे अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं जिससे कोई ये कह सके कि तू मेरी बेटी है। मुझे देख ले, इतने साल हो गए, खाना बनाने में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। नमक, तेल, मिर्च, मसाला कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ मुझसे। तेरे पापा ऐसे ही उंगलियां चाट चाट कर नहीं खाते मेरे हाथ का खाना। तुम्हारे अंदर तो वो गुण ही नहीं है। पता नहीं तुम कैसे अपना घर चलाओगी। अरे मम्मी मैं पढ़ी लिखी होशियार लड़की हूँ, दुनिया चलाने की काबिलियत रखती हूँ, और यहाँ आपको बस घर की पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, मेरे अंदर नहीं है बहू वाले गुण, तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे हम भी। तुम्हारे जैसे बच्चे पहले ऐसा ही कहते हैं और फिर बाद में मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो कह कर आगे पीछे घूमते हैं। समय आने दो, देखा जाएगा। किसी तरह माँ की नज़रों से बचते हुए 3 दिन का समय बिताने के बाद शालू वापस अपने हॉस्टल चली गई थी। 2 साल बाद इंजीनियरिंग पूरी होने पर उसने MBA में एडमिशन ले लिया था। MBA के लास्ट सेमेस्टर में ही कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छा जॉब ऑफर हो गया था। बेटा शालू, अब तो तेरी नौकरी लगे भी 2 साल हो गया है। मुझे लगता है अब तेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। माँ के सुझाव पर शालू ने कोई विरोध नहीं जताया, तो शालू की माँ ने अपनी बेटी के लिए बिरादरी में एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में शालू की माँ को विवेक नाम का एक लड़का अपनी बेटी के लिए पसंद आ जाता है। देखिए बहन जी, वैसे तो हमारी शालू बहुत होशियार है। ये जो आप इतने सारे मेडल और ट्रॉफी देख रही है ना, सब इसी के हैं। लेकिन घर के काम। अरे बहन जी, हम समझते हैं, आप घर के कामों की फिक्र मत करिए। हमारे घर में नौकर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई, इतनी गुणी बिटिया है आपकी, फिर चिंता की क्या बात है। समधन की बात सुनकर शालू की माँ काफ़ी निश्चिंत हो गई थी। अरे ये तो बड़प्पन है विवेक की माँ का कि मेरे सच बता देने के बाद भी वो तुझसे रिश्ता जोड़ने को तैयार हो गई। वरना मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि तू पूरी ज़िंदगी मेरी ही छाती पर मूंग दलेगी। मम्मी, सबकी सोच आपकी तरह नहीं होती। आपके पैमाने के अनुसार तो घर के काम से ही लड़की की अच्छाई और बुराई तय होती है। खैर, शालू की माँ अपूर्वा और शालू कभी इस बात पर एक राय ना हुए थे और शायद होने वाले भी नहीं थे। कुछ ही दिनों में शालू की शादी धूमधाम से विवेक के संग हो जाती है। शादी के बाद देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी को पूरे 10 दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से अब तुम्हें रसोई संभाल लेना चाहिए। हैं? रसोई मैं संभालूंगी क्या? बेटा, शादी के बाद तो बहुएं ही रसोई संभालती है ना, इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है। लेकिन आपने तो कहा था ना आपके यहाँ नौकर चाकर है, फिर मुझे खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? बेटा, तुम समझने में शायद भूल कर रही हो। मैंने कहा घर के कामों के लिए नौकर है, लेकिन खाना तो नौकरों के हाथ का नहीं खाएंगी ना बेटा। तुम चाहे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों को हाथ भी ना लगाओ, लेकिन खाना तो तुम्हें अपने हाथ से ही बनाना होगा। चलो जल्दी से जाओ और लंच रेडी कर दो। सास की बात सुनकर अब तो शालू का माथा घूम रहा था। चलो YouTube देखकर खाना बना लेती हूँ, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेंशन की कोई बात नहीं है। शालू YouTube देखकर सब्ज़ी तो बना लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रोटी बनाना YouTube देखकर नहीं प्रैक्टिस करने से सीखा जाता है। शालू YouTube की मदद से रोटियां बनाती तो ज़रूर है, लेकिन उसकी रोटियों को गले से नीचे उतारना किसी चुनौती से कम थोड़ी ना था। अरे शालू, तुम इतनी टैलेंटेड हो, ये राज तुमने आज तक छिपा कर रखा था क्या? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे ये वर्ल्ड मैप कागज़ पर बनाना कितना मुश्किल है और तुमने रोटी में बना दिया। भाई वाह, टैलेंट तो है मेरी बीबी में। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? अरे बाबा, अपनी रोटियां खुद देख लो, हंसी ना आए तो कहना। वो मैंने आज पहली बार बनाई थी ना, इसलिए ऐसी बन गई। मुझे आइडिया नहीं था कि कैसी बनेगी।
अरे बेटा बनाई नहीं पर खाई तो होगी ना। आज से पहले कभी खाई है क्या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मोटी पतली जली हुई रोटी? टेढ़े होने से क्या होता है मम्मी जी, जाना तो सब हमारे पेट में ही है ना, खा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लगता है तुम्हारी सास ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे रोटियां बिल्कुल गोल ही चाहिए होती है। अगर ज़रा से भी शेप इधर उधर हो जाए तो मैं वो रोटी खा ही नहीं सकता। और तुमने मुझे ये भारत का नक्शा खाने के लिए दे दिया। ले जाओ अपनी रोटी। आज तो मैं बस सलाद खाकर काम चला लूँगा। अगर तुम चाहती हो कि घर में सभी लोग भरपेट भोजन करें तो रोटी बनाना सीख लो। पूरे परिवार के सामने अपनी किरकिरी करवाने के बाद अब शालू को माँ की कही बातें बहुत याद आ रही थी। ऐसे मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ऐसा करती हूँ, ये कटोरी का ढक्कन है ना, इससे गोल रोटियाँ बनाऊंगी। अब अगले ही दिन से वो कटोरे के ढक्कन से काट काट कर रोटियाँ बनाने लगती है। लेकिन पहले रोटी को खूब बड़ा सा बेलना, फिर ढक्कन से राउंड शेप काटना, इस तरह से रोटी बनाने में उसे काफ़ी समय लग रहा था। और फिर भी रोटियों में वो बात तो आ ही नहीं रही थी। रोटी कहीं से पतली रह जाती तो कहीं से मोटी। देखो निर्मला, बहू को ट्रेनिंग देनी है तो खूब दो, लेकिन मेरी 2 रोटियों पर कोई एक्सपेरिमेंट मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे ये कैसी रोटियां बनाई हैं, इतनी सख्त रोटी है कि दांत भी हिम्मत हार रहा है। अरे भाग्यवान, 2 रोटी ढंग की नहीं मिलती इस घर में। बहू से नहीं बनती तो तुम ही बना दिया करो। बहू ये बताओ, क्या हमने कभी तुम पर किसी भी काम के लिए दबाव डाला है? तुम नौकरी करती हो, हम समझते हैं, इसलिए तुम्हारे घर आने से पहले ही दाल सब्जी बना कर रखती हूँ। बस एक रोटियाँ बनाने के अलावा ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है तुम्हारी ऊपर? क्या अपनी बहू से 2 रोटियों की उम्मीद लगाना भी गलत हो गया अब? मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि मैं रोटी बनाना नहीं चाहती, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर कर के हार गई हूँ, लेकिन ये रोटियाँ मुझसे बन ही नहीं पाती। मम्मी जी, कोई मेड रख लो ना खाना बनाने के लिए, उसके पैसे मैं दे दिया करूँगी। बेटा जितना दिमाग काम से बचने में लगाती है ना तू, उसका आधा भी रोटी बनाने में लगाती तो अब तक सीख चुकी होती। बेटा मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से कह रही हूँ, मैं अपने चौके में नौकरों से हाथ नहीं लगवाती। सास की जाने के बाद, अरे यार क्या मुसीबत है ये रोटी रोटी रोटी। चलो रोटी मैं बना तो रही हूँ, उस पर भी गोल रोटी चाहिए, ऊपर से मुलायम भी। मैंने मम्मी की रोटियों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। मम्मी ठीक कहती थी, मुझे समय से रोटी बनाना सीख लेना चाहिए था। इन रोटियों की वजह से रोज़ रोज़ ससुराल में मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाता है। शालू इंटरनेट पर गोल रोटियां बनाने की ट्रिक ढूंढ रही थी कि उसकी नज़र एक रोटी मेकर के ऐड पर जाती है। अरे बाज़ार में तो रोटी बनाने के लिए रोटी मेकर अवेलेबल है, और मैं इन गोल रोटियों के लिए घर में रोज़ सबसे 10 बातें सुन रही हूँ। बस मिल गया सॉल्यूशन, मिल गया। आज ही रोटी मेकर खरीद कर ले आती हूँ मैं। उसी दिन शालू बाज़ार जाकर एक रोटी मेकर खरीद कर लाती है। अरे यार, इस रोटी मेकर में भी ढंग की रोटियां नहीं बन रही है। ये कैसी कच्ची पक्की सी रोटियां बनकर तैयार हो रही है इसमें। मेरे ससुराल वाले तो कभी ऐसी रोटियां नहीं खाने वाले, और रखने के बाद तो इतनी सख्त हो गई है कि मुझसे ही नहीं खाई जा रही। पता नहीं कब मुझे गोल गोल रोटी बनानी आएगी। आइडिया, अगर मुझे बस गोल रोटियां बेलने में ही दिक्कत है तो ऐसा करती हूँ, इस रोटी मेकर से दबा दबा कर गोल गोल रोटियां बेल लेती हूँ और फिर उसको अपने ही तवे पर सेंक कर सबको खिलाऊंगी। बाकी लोग भी खुश हो जाएंगे और मेरा ये गोल रोटी बेलने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। बस उस दिन के बाद से तो जैसे शालू को जादू की छड़ी मिल गई थी। अब वो रोटी मेकर का इस्तेमाल सिर्फ रोटी को गोल बेलने के लिए करती थी, और उसके बाद रोटियों को अच्छी तरह से सेकने के लिए वो अपने ही तवे का इस्तेमाल करती और सबको गोल गोल नरम रोटियां बनाकर खिलाती। तो दोस्तों, इस तरह शालू की परेशानी तो ख़त्म हो गई। लेकिन क्या आपको भी शादी के बाद गोल गोल रोटियां बनाने में दिक्कत हुई थी? अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजनाथ अपने बेटे मुकुंद के मुंह पर जोरदार तेज रफ्तार से तकिया फेंकते हैं। पापा, ये क्या बचपना है? बच्चों की तरह कुशन फाइट खेलना चाहते हो क्या? नालायक, बेशरम, बैल बुद्धि। अरे इतना बड़ा गधा हो गया है, फिर भी कोई काम नहीं करता। बस लड़कियों के साथ घूमने दे दो इसे, और क्लब में पार्टी शार्टी करने वही आता है ना तुझे।
न काम काज की कुछ पड़ी है और ना ही शादी ब्याह की। सही पकड़े हैं पापा। ज्यादा बदतमीजी ना कर अपने पापा के साथ, ये तेरी उम्र के ना है। वाह मम्मी पापा, वैसे तो आप दोनों भी अपनी उम्र को जवान बताते रहते हो, और जब लेक्चर देने की बारी हो तभी अचानक से आपकी उम्र बूढ़ी हो जाती है। मुकुंद की हंसी मजाक को देखकर राजनाथ और चंदा को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजनाथ मुकुंद को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे हंस रहा मुकुंद सीधे सोफे पर जा गिरता है। पापा, ये इतना जोरदार थप्पड़ क्यों क्यों क्यों? अरे निगौड़े कलमुहे, तेरी उम्र के बाकी लोगों की शादियां हो रही है और तू यहाँ पर बैठकर उबासियां दे रहा है। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अब जब तक तू शादी नहीं कर लेता तब तक तुझे इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। निकल जा मेरे घर से। राजनाथ मुकुंद को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। मुकुंद अब बहुत टेंशन में आ जाता है। क्या यार, ये पापा बिना अब मैं किससे शादी करूं यार? बुरी तरह से फंस गया हूं मैं। सैंडविच बनना कैसा होता है ये आज मैं अच्छे से फील कर रहा हूं। मुकुंद को कुछ नहीं सूझता और फिर वो एक लड़की से मिलता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो उस लड़की को किराए पर लाता है और दोनों झूठ मूठ के वरमाला पहनकर राजनाथ और चंदा के सामने आते हैं। अपने बेटे की शादी हो गई है ये देखकर राजनाथ और चंदा की खुशी 7वें आसमान पर चली जाती है। लो, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो हो गया। ये निधि है। मैं और निधि एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। मैंने आप दोनों को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब पापा ने सिचुएशन ही ऐसी कर दी कि हम दोनों को शादी करनी ही पड़ी। हाय कितनी सुंदर है मेरी बहू, मेरी निधि बहू। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की भी नजर ना लगे। थू 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 थू। वाह 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 वाह, शाबाश बेटा। अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। भले ही हमारी गैर मौजूदगी में कर ली तूने ये शादी, लेकिन अच्छा हुआ, फाइनली तूने कर ही ली। ये लो तुम दोनों का शगुन। राजनाथ मुकुंद और निधि को शगुन देते हैं और वो दोनों राजनाथ और चंदा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। मुकुंद और निधि की शादी से राजनाथ और चंदा बहुत खुश थे, लेकिन निधि के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। ठाट बाट को देखकर तो ये लोग बहुत अमीर लगते हैं। अच्छा हुआ जो ये घन चक्कर आदमी मुझे इस घर में ले आया। हमारी शादी तो हुई नहीं, हूँ तो मैं अब भी कवारी ही। अब देखो कैसे ये कवारी बहू चाल चलती है। तभी वहाँ पर चंदा आ जाती है और निधि को तिजोरी की चाबी देती है। ये लो निधि बहू, ये तिजोरी की चाबी है। अब तो इस घर की बहू है, इसलिए ये तिजोरी को संभालने का बोझ मैं अपने सर से उतार कर तेरे सर पर रख रही हूँ। थैंक यू माँ जी, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उसे सही से संभालूंगी। चंदा वहाँ से चली जाती है और तिजोरी की चाबी को देखकर निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। निधि को तो बिना कोई चाल चले ही सारा पैसा मिल गया। मुकुंद राजनाथ के साथ दुकान संभालने लगता है और वो निधि को रोजाना पैसे देने लगता है। एक दिन दादी सास संतोषी आती है। जग जग जिया मुकुंद लल्ला, निधि बहू, चलो अपनी पोता बहू को देखने का सुख आखिरकार मिल ही गया इस बुढ़िया को। ये लो निधि बहू, ये जेवर है, शगुन के तौर पर रख लो। बहुत खूबसूरत लगोगी तुम इन्हें पहन कर। संतोषी निधि को एक नहीं बल्कि 4 ज्वेलरी सेट्स देती हैं और निधि उन्हें देखकर मन में कहती है, ओ लाला, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। थैंक यू दादी जी, ये जेवर नहीं, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। मैं इन्हें हमेशा सहज कर रखूंगी। अरे बहू, सिर्फ सहज कर शोपीस की तरह मत रखना, इन्हें पहनना भी। जी पापा जी। घर वाले निधि को बहुत प्यार करने लगते हैं। ये ले निधि बहू, तो उस दिन कह रही थी ना कि तुझे बेसन की बर्फी बहुत पसंद है। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाई है, ले चख कर बता कि कैसी है।
ओ मम्मी जी, सच में आप मेरी सास नहीं माँ हो, वरना इतना कोई नहीं करता किसी के भी लिए। आई लव यू माँ जी। निधि बहू, अब आराम से खाओ और फिर थोड़ा सो जाओ। सुबह से उठी हो तुम, लगातार नॉन स्टॉप काम कर रही हो। थैंक यू पापा जी, रियली दुनिया के बेस्ट सास ससुर का अवार्ड तो आप दोनों को ही मिलना चाहिए। अब हुआ यूं कि घर वालों के इस प्यार से निधि का लालची मन अब एक अच्छे और नेक मन में बदलने लगता है। मुकुंद निधि को कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता है, थिएटर में, शॉपिंग मॉल में, और तो और वो दोनों शिमला में भी हनीमून को जाते हैं। वहाँ पर अलाव के सामने साथ में बैठकर, हाँ पापा, अभी हमने डिनर किया है और होटल के गार्डन में अलाव के सामने बैठे हैं। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है यहाँ। जी जी जी, गुड नाइट। आप भी माँ, दादी और अपना ख्याल रखिएगा। मुकुंद फोन कॉल कट किए बिना ही साइड में रख देता है और निधि से बातें करने लगता है। निधि, तुम्हें मैं लाया तो था किराए की बीवी बनाकर, और हमारी शादी नहीं हुई है, ये सब एक झूठ है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे ये झूठे प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। पागल हो रहा हूँ मैं तुम्हारे पीछे, जोग लग गया है मुझे तुम्हारे प्यार का। आई लव यू निधि। आई लव यू टू मुकुंद। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस नाटक का ये खूबसूरत अंजाम होगा। हमारी शादी हुई तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरा एक अच्छे पति की तरह इतना ख्याल रखते हो, सब मेरी इतनी देखरेख करते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई है, मेरी मंजिल मिल गई है। मुकुंद और निधि दोनों भी एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर वो दोनों बर्फीली पहाड़ी पर जाकर बहुत घूमते हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं, नाव की सवारी करते हैं, मंदिर में जाते हैं और काफ़ी सारे प्यार भरे लम्हे गुजारते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी पक्का, गहरा और खूबसूरत हो जाता है। जब वो हनीमून से घर लौटते हैं तब राजनाथ, चंदा और संतोषी उन तीनों को गुस्सैल आंखों से देख रहे थे। क्या हुआ? आप सब हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? दादी, आपने जो जो कहा था मैं सब लाया हूँ शिमला से। माँ जी, कोई भूल चूक हो गई है क्या हमसे? बताइए ना। मूर्ख लड़के, निकल जा इस घर से। तुझे क्या लगा हमें कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने झूठी शादी की है? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तूने मुकुंद लाला? ये तूने सही नहीं किया बेटा। कल रात को जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें कॉल किया था तब तुम कॉल कट करना भूल गए थे और तुम्हारी और निधि बहू की सारी बातें हमने सुन ली। मुकुंद और निधि दोनों भी शर्म से गर्दन नीचे झुका लेते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं। निकल जा नालायक, क्योंकि जब तू बाहर जाएगा तभी ही तो पंडित जी को लाएगा ना। राजनाथ के इतना कहते ही चंदा और संतोषी दादी मुस्कुराते हैं और मुकुंद और निधि भी भावुक होकर मुस्कुराते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो 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 मच। थैंक यू पापा। कल मैंने तुम दोनों की झूठी शादी के सच के साथ साथ तुम्हारे प्यार के रिश्ते के बारे में भी सुना और वहीं पर हम तीनों पिघल गए। खुश रहो बच्चों, शादी की मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो चंदा। इस तरह मुकुंद और निधि की धूमधाम से शादी होती है और पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है।